Assalamu alaikum, dear students. So today let's start yesterday's topic. Topic is Indian Constitution. So let's start. Dear students, please open your book page number 10. तो dear students, हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट गेन मोमेंटम इन 1946 और एंड केम इनटू बीइंग 1950 में. जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 में बना है. जैसे हम जो आज हम मनाते हैं, जो आज इंडिया मनाता है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के तौर पर इसको मनाया जाता है. इसको 3 साल लगे और 300 मेंबर्स जो थे वो गेट टुगेदर थे और उन्होंने डिस्कस किया, फिर उन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन. जो B.R. अम्बेडकर के इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. ये चेयरमैन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन था. तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कल पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं जो गाइड करते हैं एक कंट्री को कि इसको कैसे काम करना है. मीन्स जो क्रेडिट ऑफ ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोज टू B.R. अम्बेडकर. जो क्रेडिट है ड्राफ्टिंग का, वो भी ड्राफ्टिंग मीन्स किसने लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी किसको जाता है, फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर. इसलिए इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन योर बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. की फीचर्स हम आज पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ेंगे कि अब आप एक खुद पढ़ेगा. बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैव बीन अचीव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल. तो डेट्स ऑफ ये खुद पढ़ेंगे. अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ये मुश्किल हो जाएगा. तो 20th century बिगनिंग में हमारे कंट्री में बहुत चेंजेस हुई. मीन्स हम बात कर रहे हैं बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. हम बात कर रहे हैं 1900 एरा की, 1901, 1902, 1903 इसी की बात कर रहे हैं हम कि इसमें बहुत चेंज हुई हमारी कंट्री में. चेंज हुई जिसमें एक चेंज ये थी कि लोगों के अंदर कुछ ऐसा जोश आया, कुछ एंथुसिज्म ऐसा आया कि लोगों को ये लगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहे ब्रिटिश रूल से. इस टाइम एक मोमेंट ये था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें सभी लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए. वो लोग बोल रहे थे कि डू और डाई सिचुएशन है कि अब हमें आज़ादी चाहिए. 1900 में मीन्स 200 ईयर्स हो चुके थे ब्रिटिश को यहाँ पे रूल करते हुए. डियर स्टूडेंट, 1900 में लोगों में ये जज्बा आया, जलवा आया कि हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से. उस टाइम कितना टाइम हुआ था ब्रिटिश को यहाँ? 200 ईयर्स हो चुके थे जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था. जो भी नेशनलिस्ट थे, यानी कोई भी पर्सन या ग्रुप जो अपने एरिया को या अपने रीजन को बचाने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़ता है, उनको नेशनलिस्ट्स कहते हैं. नेशनलिस्ट्स उनको कहते हैं मीन्स कोई भी नेशनलिस्ट्स उनको कहते हैं मीन्स कोई भी ग्रुप, नेशनल कोई भी पर्सन या ग्रुप जो अपने एरिया को या अपने रीजन को बचाने के लिए, उसको इंडिपेंडेंट कराने के लिए लड़े, उनको नेशनलिस्ट्स कहते हैं. उन्होंने इस बात पर गौर किया कि इंडिया जो है फ्री इंडिया कैसा होगा. इन्होंने ये भी सोचा कि फ्री इंडिया कैसा होगा कि अगर आज़ादी हुई तो देश को अपने हिसाब से चलाने दिए. ऐसा मीन्स हम ये चाहते थे कि अगर हमारा इंडिया आज़ाद हो जाए, फ्री हो जाए, कि अगर आज़ाद हो जाए तो वो देश को अपने हिसाब से चलाने देते. ऐसा भी नहीं था. तब इनके दिमाग में डेमोक्रेसी आई. मीन जो नेशनलिस्ट थे इनके दिमाग में डेमोक्रेसी है. इसका रीज़न ये रहा क्योंकि ब्रिटिश के अंडर बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ ब्रिटिश ने यहाँ पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया. फोर्स किया जाता था कि लोगों को कि ये रूल्स ऑफ अडॉप्ट करो, फॉलोज करो. तो फ्री इंडिया में डेमोक्रेसी सेटअप की जाए. तो ये जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सोचा कि फ्री इंडिया जो है, जब इंडिया आज़ाद हो जाए तो हम इसमें डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे. नेशनलिस्ट ने बोला कि राइट्स होंगे, लोगों को इक्वलिटी होगी, लोगों को हक होगा कि वो अपने लीडर को चुने, गुड गवर्नमेंट होगी कि फंक्शंस करेगी. फिर जो रूल्स होते थे तो ये नेशनलिस्ट ने चाहा. अब लोगों का ग्रुप था 300 लोगों ने मिलकर, जो अब आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बोले, 300 लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूंट सारे इंडिया के थे. सारे जो लोग थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसमें वो सब इंडिया के थे. फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया. 3 साल लगे. मैंने आपको पहले ही बोला कि इसको 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में. 1946 में हुई. हर एक ग्रुप को ध्यान में रखा गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. हर एक ग्रुप को, मीन्स इंडिया में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस बोली जाती है. हर एक को बिलीफ्स को ध्यान में रखकर कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया.
تو انہوں نے ایسا کانسٹیٹیوشن بنایا, انہوں نے ایسا ایگریمنٹ بنایا جس میں سب لوگ ایگری ہو. اس ٹائم ہمارا دیش 2 حصوں میں بٹ گیا تھا, انڈیا اور پاکستان میں. جب کانسٹیٹیوشن 1947 میں, آپ کو پتہ ہے کہ 1947 میں انڈیا آزاد ہوا, پھر 2 دیش ہوئے, انڈیا اور پاکستان. جب لوگ انڈیا میں ہیں ان کے بھی, تو انہوں نے کہا کہ نیشنلسٹ جو تھے, انہوں نے کہا کہ لوگوں کے بیچ میں پیس کی ضرورت ہے, امن کی ضرورت. اب جو پرنسلی سٹیٹس تھے, اب جو پرنسلی سٹیٹس مینس آپ نے 7th میں پڑھا ہوگا. پرنسلی سٹیٹس مینز جہاں پہ راجا کا رول, جہاں کنگ رول ہوتا تھا, ان کو مرضی تھی. اب جو پرنسلی سٹیٹس, ان کو مرضی تھی کہ وہ انڈیا میں رہے یا پاکستان میں رہے, یہ ان کی مرضی تھی. ان کی پرنسلی سٹیٹس میں جہاں پہ کنگز رول کرتے ہیں, ان کی مرضی تھی کہ انڈیا جوائن کرے یا پاکستان جوائن کرے. اس ٹائم پر ولبھ بھائی پٹیل تھے, اس نے پرنسلی سٹیٹس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا. اس نے پرنسلی سٹیٹس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا. نیکسٹ ٹاسک کیا تھی؟ سوشو اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنا تھا. سوشو اکنامک کنڈیشن کو, جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ان کو کیا تھا, ان کو اور ایک ٹاسک تھی سوشو اکنامک کنڈیشن کو امپروو کرنا تھا. یہاں کے لوگوں کی کنڈیشن کو صحیح کرنا تھا تاکہ لوگ غریبی سے نکل پائے. تو جو بھی ممبرس تھے انہوں نے ویژنری ڈاکومنٹ تیار کیا کہ ڈائیورسٹی کو مینٹین کیا جائے, ساتھ میں نیشنل یونٹی کو پرزرو کیا جائے. لوگ اپنا ریپرزینٹیٹو خود چنے, ان کو حق ہونا چاہیے, ان کو فریڈم ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, لسٹ بلو آر سم فیچرز. تو پہلا فیچر ہے فیڈرلزم. تو ڈیئر آپ سمجھے, آپ دھیان رکھیے گا کہ فیڈرلزم کیا ہے. فیڈرلزم کا مطلب جب ایک کنٹری میں ایک سے زیادہ یا 2 سے زیادہ گورنمنٹ ہو, اس سے فیڈرلزم کہا جاتا ہے. جب ایک ٹائپ کے گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے, نیشنل گورنمنٹ میں یا ادر گورنمنٹ میں, تو نیشنل گورنمنٹ مینز جو نیشنل گورنمنٹ ہے یا ادر گورنمنٹ یونٹس میں, یا جو مینز گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے, اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ, تو اس کو فیڈرلزم کہتے ہیں. مینز اس کا مطلب ہے جب ایک کنٹری میں ایک سے زیادہ یا 2 سے زیادہ گورنمنٹ ہے, اس کو فیڈرلزم کہتے ہیں. جیسے اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اور اسٹیٹ لیول اور سینٹرل لیول ہے. اور فیڈرلزم کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ یونٹی بنی رہے لوگوں میں. اسٹیٹ لیول اور سینٹرل لیول ہے. اور اگر تو اسٹیٹ لیول اور سینٹرل لیول, اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ اسٹیٹ لیول, سینٹرل لیول اور لوکل گورنمنٹ ہے. اگر اسٹیٹ لیول کی بات کریں تو پوری کنٹری اسٹیٹ لیول, سینٹرل لیول جو ہے پوری کنٹری, سینٹرل لیول کے جو سینٹرل لیول اور اسٹیٹ لیول لوکل گورنمنٹ, سینٹرل لیول, اسٹیٹ لیول اور لوکل گورنمنٹ, پوری کنٹری جو ہے, جیسا میں آپ کو سمجھاؤں گی ڈیئر اسٹوڈنٹس. کنٹری جیسے یہ کنٹری ہے, ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے یہ کنٹری ہے, یہ انڈیا ہے, اس کو سینٹرل گورنمنٹ چلاتی ہے. دوسرا جو ہے یہ اسٹیٹس ہے, یہاں پہ اسٹیٹس ہے, اس میں چیف منسٹر ہوتے ہیں, اس کو اسٹیٹ گورنمنٹ چلاتی ہے. تو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ اس کو ڈسٹرکٹس, ولیجز, اس کو ڈسٹرکٹس اور ولیجز کو چلاتی ہے. فیڈرلزم میں کیا ہوتا ہے, جیسے انڈیا کی بات کریں, یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ میں ڈسٹرکٹس کو چلاتے ہیں اور ولیجز کو چلاتے ہیں. سینٹرل گورنمنٹ ہے, یہ سینٹرل گورنمنٹ پوری کنٹری کو چلاتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ مینی اسٹیٹس کی گورنمنٹ, جیسے مہاراشٹر ہے, جیسے JNK تھا, اسی طرح سے. تو لوکل گورنمنٹ ہے, یہ ڈسٹرکٹس اور ولیجز کو چلاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, مینس سینٹرل لیول ہے جو پوری کنٹری کو چلاتا ہے, اس کو سینٹرل کہتے ہیں. تو اسٹیٹ گورنمنٹ جو اسٹیٹ گورنمنٹ کو چلاتے ہیں. اور اگر لوکل گورنمنٹ کی ہم بات کریں تو اس میں پنچایت راج جو ہے, ایریاز آف کنٹرولنگ الگ الگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم آرمی کی بات کریں تو یہ سینٹرل گورنمنٹ آتی ہے. اگر ہم پولیس کی بات کریں تو یہ اسٹیٹ گورنمنٹ اندر آتی ہے. فیڈرلزم کی ضرورت اس لیے تاکہ یونٹی بنی رہے لوگوں میں. تو اسی طرح سے اب دوسرا جو ہے فیڈرلزم, آپ کو سمجھ آیا. فیڈرلزم جب ایک سے زیادہ گورنمنٹ کسی کنٹری میں ہے, اس کو فیڈرلزم کہتے ہیں. جیسے انڈیا میں اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, سینٹرل گورنمنٹ ہے اور لوکل گورنمنٹ ہے. نیکسٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. نیکسٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ مینس 2 فارمز آف گورنمنٹس ہوتی ہے. پہلے میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ کتنی قسم کی گورنمنٹس. 2 فارمز آف گورنمنٹ ہوتی ہے, پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل.
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिएगा 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। अब मैं आपको समझाऊंगी कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल क्या होती है। तो जो पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अंदर जो स्टेट के हेड होते हैं वो होते हैं पीएम। तो प्रेसिडेंशियल वहाँ पे स्टेट के हेड होते हैं। जो अगर प्रेसिडेंशियल की बात करें, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ के हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। हमारी कंट्री के हेड है पीएम, तो यहाँ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो डियर सो आप याद रखें कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री के जो हेड है वो पीएम है। तो जो हमने टायर्स देखे, लेवल देखे, जैसे हमने देखा फेडरलिज्म में स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और लोकल गवर्नमेंट, तो ये तीनों लेवल है। तो इन 3 लेवल में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको चुना जाता है। चुनते कौन है? हम लोग, सिटीजन्स वोट डालकर इनको चुनते हैं। और जो वोटर्स होते हैं वो चुनते हैं यहाँ पे मेंबर मींस मेंबर ऑफ लोअर हाउस जो है इन पार्लियामेंट क्या होता है? मेंबर ऑफ लोअर हाउस जो है इन द पार्लियामेंट में, इसमें से पीएम चुना जाता है। पीएम जो है अपने कुछ कैबिनेट मेंबर्स रखते हैं और गवर्नमेंट कुछ ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट तैयार करते हैं, और ये लोग पार्लियामेंट में बैठकर डिस्कशंस, डिबेट्स करते हैं, बाद में प्रॉपर फॉर्म तैयार की जाती है। तो और इंडिया की, अगर हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल, अगर हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहाँ पे यूनिवर्सल, यहाँ पे अडल्ट सफरेज मीन्स राइट टू वोट है। यहाँ पे मीन्स अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको भी हम कहते हैं, राइट टू वोट है कि 18 साल से जो बड़ा है वोट डाल सकता है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर से जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कर रहे थे, इस टाइम ये इनको भरोसा था कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है, उन्होंने पूरी मासेस को अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए तैयार किया, जिसमें सभी लोग आते हैं 18 एबो। इसमें से क्या खत्म हो जाता है? जो यहाँ पे कास्ट, कलर, क्रीड, जहाँ पे कास्ट, कलर की जेंडर हिरार्कीज है, वो भी इससे खत्म हो जाता है। कोई भी वोट डाल सकता है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो वाइट कलर हो, चाहे वो ब्लैक, हर कोई वोट डाल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये भी उन्होंने किया कि अडल्ट सफरेज रखा, हर कोई वोट डाल सकता है। इससे कास्टिज्म है वो भी खत्म हो गए से। तो थर्ड वन इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो डियर, सेपरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स करना, क्योंकि एक बैलेंस रह सके, अच्छे से नेशन गवर्न हो सके। सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, क्योंकि एक बैलेंस रह सके, अच्छे से नेशन गवर्न हो सके। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। इसमें जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स में 3 एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी रिव्यू करते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि ये क्या है। तो डियर स्टूडेंट, लेजिस्लेशन का मत पहले कितने फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब है किसी भी चीज़ को बनाना, लेजिस्लेचर को बनाना मीन्स, आप इससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि लेजिस्लेचर मीन्स बनाना, किसी चीज़ को बनाना मीन्स। लेजिस्लेचर का काम है किसी भी प्लान को एक्शन में डालना, मतलब लेजिस्लेचर का मतलब लॉज बनाना। लेजिस्लेचर जो है ये लॉज बनाता है, और ये लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। जुडिशरी जो है इसमें आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये रूल्स को रिव्यू करता है। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अंडर होती है। पार्लियामेंट 2 सभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जो लॉज बनाते हैं। समझाए डियर स्टूडेंट्स? हम जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। जो हम वोट डालकर चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं।
तो वो पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट के अंडर होती है। पार्लियामेंट में 2 सभा होते हैं, उस पार्लियामेंट में 2 सभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं जो लॉज बनाते हैं, वो लॉज बनाते हैं किसमें, वो इस लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो लॉज बनाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव का काम है, दूसरा होता है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव का काम है, दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। ये स्मॉल ग्रुप होता है, इसमें ज़्यादा लोग नहीं होते, स्मॉल ग्रुप होता है। एग्जीक्यूटिव के हेड पीएम होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट को रन करते हैं। और नेक्स्ट इज जुडिशरी, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। जो भी लॉज बनाए गए हैं इनको पास करना और ये चेक करना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाए गए हैं या नहीं। तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के पावर को रिव्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने समझा कि लेजिस्लेचर जो है ये लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी जो है ये रिव्यू करता है कि जो लॉज बनाए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ने क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है या नहीं। तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स।